मातरम साथियों, वेलकम आप सभी का आश्रम के इस प्लेटफॉर्म पर, इस यूट्यूब माध्यम पर। हम जो है सामान्य भूगोल श्रृंखला जो है कर रहे थे और कल जो है यानी पिछली क्लास के अंतर्गत हमने जो आपका भारत का भूगोल है उसको प्रारंभ लिया था। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आगे के जो प्रश्न है उन पर बात करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भौगोलिक दृष्टिकोण से हिमालय को किन चार प्रमुख भागों में बांटा गया है। हम जानते हैं कि जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है इसके बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा भी था कि हिमालय का जो निर्माण है वो ऐसा नहीं है कि एक ही काल में हो गया, वो अलग अलग कालों में यानी इयोसीन, ओलोगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन अलग अलग कालों के अंदर इसका क्या है निर्माण हुआ है। तो इसी आधार पर जो है हिमालय को चार प्रमुख भागों के अंदर अपनों ने बांट दिया। ये चार भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहले है ट्रांस हिमालय। हिमालय की जो पर्वत श्रृंखला जो यहाँ पर फैली हुई है उसको बोला जाता है ट्रांस हिमालय। दूसरा आपका आता है वृहद हिमालय या हिमाद्री। ये हिमालय का सर्वोच्च जो अपने कह सकते हैं पर्वत है जिस पर विश्व की सभी जो ऊंची जो पर्वत श्रृंखला वो जो है पाई जाती है। लगभग 2500 किलोमीटर इसकी ऊंचाई, यहाँ से लेकर और पूरा ये नेपाल का एरिया कवर करते हुए और इधर तक ये जो फैला हुआ है ये आपका कौन सा है? वृहद हिमालय। वृहद हिमालय और इधर ये हो गया ट्रांस हिमालय। तीसरा जो आपका हिमालय आता है वो आपका है लघु या मध्य हिमालय। ये जो है यहाँ पर फैला हुआ है। और चौथा जो है वो आपका है शिवालिक, जो बहुत ही खंडित अवस्था में है और बिल्कुल दक्षिण के अंदर जो है फैला हुआ है। तो ये चार भागों के अंदर हिमालय को बांट दिया गया। बात करते हैं सबसे पहले ट्रांस हिमालय पर। जो हिमालय का जो है सबसे पहला भाग है, सबसे जो ऊंचाई पर स्थित है। ये जो हिमालय ये काराकोरम, लद्दाख व जास्कर जो पर्वत श्रेणी है उससे जो है मिलकर बना हुआ है। हम जानते हैं कि जो काराकोरम है इसका जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है वो है K2 या जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी बोला जाता है। गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन इसको जो है बोला जाता है। और इसकी क्या खासियत है? इसकी खासियत है कि ये भारत का सबसे ऊंचा जो है पर्वत शिखर है। लगभग 86-11 मीटर ऊंचाई इसकी जो है और ये भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। और दूसरा जो विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। हम जानते हैं कि सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है वो माउंट एवरेस्ट है और उसके बाद जो सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है वो आपका कौन सा है? काराकोरम श्रेणी में स्थित K2 या गॉडविन ऑस्टिन है। ये जो पर्वत शिखर है ये पीओके में स्थित है। इस कारण इस पर कुछ विवाद भी होता है। दूसरा है लद्दाख। लद्दाख का जो सर्वोच्च शिखर है वो है माउंट राकापोशी। और राकापोशी की विशेषता है कि ये पूरे विश्व की यानी पूरे संसार के अंदर सबसे जो तीव्र ढाल वाले क्या है पर्वत श्रृंखला, यानी इसके ढाल जो बहुत ज्यादा तीव्र है। इस कारण इसकी चढ़ाई जो है बहुत ही ज्यादा जो है मुश्किल होती है। तो जो लद्दाख की जो सर्वोच्च पर्वत चोटी है माउंट राकापोशी, जिसकी जो ढाल है वो बहुत ज्यादा तीव्र है। लद्दाख और जो जास्कर पर्वत श्रेणी है इन दोनों के मध्य से एक नदी गुजरती है जिसका नाम क्या है? सिंधु नदी। तो ये तीन जो श्रेणियां ये काराकोरम, लद्दाख और जास्कर जो पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय के अंदर स्थित है। दूसरा हम बात करते हैं वृहद हिमालय या हिमाद्री, या इसको सर्वोच्च हिमालय भी बोलते हैं, इसको महान हिमालय भी जो है कहा जाता है, जिसका विस्तार लगभग जो है 2500 किलोमीटर है। यानी यहाँ अगर अपने देखें तो इधर जो एक नंगा पर्वत है वहां से लेकर और इधर जो है नामचा बरुआ पर्वत है अरुणाचल प्रदेश में, वहां तक यानी लगभग 2500 किलोमीटर के अंदर इसका जो है विस्तार पाया जाता है। ये जो हिमालय है इसके जो सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। जो जितने प्रकार के जो विश्व के सबसे ऊंचे जो पर्वत शिखर है, चाहे वो आपका माउंट एवरेस्ट हो, चाहे वो आपका मकालू हो, चाहे वो धौलागिरी हो, नंदा देवी हो, या नंगा पर्वत हो, या जो कंचनजंगा पर्वत हो, या नामचा बरुआ पर्वत हो, ये सारे जो पर्वत है, ये सारे जो पर्वत शिखर है वो इसी वृहद हिमालय के अंदर जो है पाए जाते हैं, जो हिमालय का सबसे बड़ा भाग है। तीसरा आपका आता है लघु या मध्य हिमालय। यहाँ क्या है? अल्पाइन घास के मैदान यानी चरागाह जो है पाए जाते हैं और इन्हें क्या कहा जाता है? कश्मीर घाटी में इन चरागाहों को जो है मर्ग जो है कहा जाता है और इन्हीं चरागाहों को उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार भी जो है कहा जाता है। इसके अलावा जो ये मध्य हिमालय है यहाँ पर कुछ श्रेणियां भी पाए जाते हैं जिसमें धौलाधन, मसूरी, नागटिब्बा और महाभारत जो नेपाल में है, महाभारत। ये जो श्रेणियां ये इसी लघु या मध्य हिमालय के अंदर जो है पाई जाती है।
और चौथा और आपका अंतिम हिमालय वो है शिवालिक हिमालय, जो सबसे जो है नवीन संरचना है, जिसका निर्माण जो है प्लायोसीन के अंदर हुआ है। और यहाँ अनेक प्रकार की घाटियां जो है पाई जाती है, जिन्हें पश्चिम में तो कहा जाता है दून, और सबसे प्रसिद्ध दून जो है देहरादून है, और पूर्व में इन्हें जो है द्वार कहा जाता है। इन्हें जो है जैसे जो हरिद्वार है वो भी एक प्रकार से क्या है, द्वार है। बेसिकली ये जो घाटियां हैं ये क्या है, ये जो मध्य हिमालय है और ये जो शिवालिक हिमालय है, इन दोनों के जो है बीच में पाई जाती है। तो ये अंत में जो है शिवालिक हिमालय, और ये क्या है खंडित अवस्था में, यानी अभी इसका निर्माण जो है पूर्ण रूप से नहीं हुआ, तो बिल्कुल जो है खंडित अवस्था में ये इस क्षेत्र के अंदर पाया जाता है। आगे बात करते हैं 102 प्रश्न संख्या पर। नदी घाटियों के आधार पर हिमालय को किन 4 भागों में बांटा गया? जब अभी हमने किया विभाजन वो तो था प्रादेशिक आधार पर या जो भौगोलिक संरचना के आधार पर था। अब बात करते हैं नदी घाटियों के आधार पर। तो 4 नदियां हमें पता है कि हिमालय को क्रॉस करती है, जिनके आधार पर हिमालय को बांटा गया। सबसे पहले यहाँ पर आपकी एक नदी आती है जिसको हमें पता है क्या बोला जाता है, सिंधु नदी। इसके बाद जो यहाँ पर एक है सतलज नदी। तो ये जो सिंधु नदी है और नीचे ये जो सतलज नदी है, इन दोनों के बीच जो हिमालय का भाग है उसको बोला जाता है आपका पंजाब या कश्मीर हिमालय। दूसरा, इसके बाद यहाँ पर एक नदी बहती है जिसका नाम है काली नदी। तो ये जो सतलज और काली नदियां हैं, इनके बीच का जो ये भाग है हिमालय का, जो ये भाग है इसको बोला जाता है कुमाऊं हिमालय। और ये जो कुमाऊं हिमालय है ये हिमालय का सबसे छोटा भाग है। अगर नदी घाटियों के आधार पर या हिमालय के प्रादेशिक वर्गीकरण के आधार पर पूछा जाए तो सबसे छोटा भाग कौन सा होगा, कुमाऊं हिमालय। इसके बाद यहाँ जो आप देख रहे हैं जो सिक्किम का भाग है, यहाँ पर एक नदी बहती है जिसको बोला जाता है तीस्ता नदी। ये जो काली नदी है और उसके बाद जो तीस्ता नदी है, इन दोनों के बीच जो हिमालय का जो भाग स्थित है उसको बोला जाता है नेपाल हिमालय। और उसके बाद है यहाँ पर एक नदी है जिसको बोला जाता है दिहांग नदी। तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच जो हिमालय स्थित है उसको बोला जाता है अरुणाचल हिमालय। तो इस प्रकार जो है हिमालय को प्रादेशिक आधार पर 4 भागों में हमने बांटा। सबसे पहला कौन सा था, पंजाब या कश्मीर हिमालय जो सिंधु और सतलज नदियों के बीच स्थित है। दूसरा है कुमाऊं हिमालय जो सतलज और काली नदियों के बीच स्थित है। तीसरा है नेपाल हिमालय जो काली और तीस्ता नदियों के बीच स्थित है। चौथा है अरुणाचल हिमालय जो तीस्ता और जो दिहांग नदी, दिहांग जो है ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है, तो तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच जो है अरुणाचल हिमालय स्थित है। पंजाब या कश्मीर हिमालय, इसकी जो लंबाई है वो है लगभग जो है 560 किलोमीटर। उसके बाद उत्तराखंड या हिमाचल हिमालय, ये जो है सबसे कम जो है लंबाई वाला हिमालय है जिसकी लंबाई जो है लगभग 320 किलोमीटर है। और तीसरे नंबर पर आता है नेपाल या सिक्किम हिमालय जो नेपाल और सिक्किम के अंदर पाए जाते हैं काली और तीस्ता नदियों के बीच। इसकी जो लंबाई है वो लगभग 800 किलोमीटर है। और अंत में आपका है असम या अरुणाचल हिमालय जो तीस्ता और जो दिहांग नदियां हैं इन दोनों के जो है बीच में पाया जाता है, और जिसकी जो कुल लंबाई है वो जो है 720 किलोमीटर है। तो इसका आप जो है ध्यान रखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? इस पर हम बात कर चुके हैं कि K2 या जो गॉडविन ऑस्टिन है जो पीओके के अंदर जो काराकोरम श्रेणी है इसके ऊपर जो है स्थित है, जो विश्व की जो है दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जिसकी लंबाई जो है 8611 मीटर है। ये जो है जो ट्रांस हिमालय इसके अंदर जो है स्थित है, और ये भारत की सबसे ऊंची जो है पर्वत चोटी है जो काराकोरम श्रेणी के अंदर स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि दर्रा होता क्या है। दर्रा क्या होता है कि दो जो पर्वत होते हैं उनके बीच की जो संकरी जो भूमि होती है जहां से जो है रास्ता बनाया जा सकता है, जहां से जो है व्यक्ति गुजर सकते हैं, तो वो जो संकरा जो मार्ग होता है उसको क्या बोला जाता है, दर्रा बोला जाता है, पैसेज बोला जाता है। अब भारत के उत्तर में हम जानते हैं हिमालय है, और पश्चिम बात करें तो यहाँ भी हिंदू कुश और जो है सुलेमान तीर्थर जैसी बहुत सी श्रेणी, तो इनके बीच से कुछ ऐसे रास्ते होते हैं, कुछ ऐसे प्राकृतिक मार्ग होते हैं जहाँ से जो है मानव जा सकते हैं, तो उन्हीं को क्या बोला जाता है, दर्रा बोला जाता है। तो इन दर्रों में अगर बात करें भारत के सबसे ऊंचे दर्रे की तो वो जो है काराकोरम दर्रा है जिसकी ऊंचाई जो है 56 जो है मीटर। यह भारत के लद्दाख संघ शासित प्रदेश के अंदर जो है ये दर्रा स्थित है, और इस दर्रे के माध्यम से भारत को जो है चीन का जो शिनजियांग प्रांत है, यानी भारत का जो जम्मू कश्मीर जो लद्दाख जो संघ शासित प्रदेश है उसको जो है चीन के शिनजियांग प्रांत से ये दर्रा जो है जोड़ता है। काफी महत्वपूर्ण है, व्यापार की दृष्टि से भी
ये दर्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला हमारा प्रश्न है उत्तराखंड के 4 प्रसिद्ध दर्रों के नाम लिखिए। उत्तराखंड में बहुत सारे दर्रे पाए जाते हैं। इधर जो अगर अपने बात करें जम्मू कश्मीर में, तो यहाँ भी क्या है, छोटे छोटे बहुत से दर्रे पाए जाते हैं, लेकिन उत्तराखंड के अंदर 4 प्रमुख दर्रे हैं। ये दर्रे कौन कौन से? थांगाला, मानाला, नीतीला और लिपुलेख दर्रा। ये जो लिपुलेख दर्रा वो इस साइड में जो है उत्तराखंड के बिल्कुल जो उत्तराखंड और नेपाल के बॉर्डर पर पाया जाता है। और इसकी विशेषता क्या है कि अगर आप कैलाश मानसरोवर की यात्रा करना चाहते हैं तो आपको इसी दर्रे से होकर जो है गुजरना होगा, यानी लिपुलेख दर्रा से होकर आपको गुजरना होगा। यहाँ आप दो ये संरचनाएं देख रहे हैं, ये 2 झीलें हैं। एक तो है राक्षस ताल और दूसरी आपकी मानसरोवर। एक खारे पानी की झील है और जो मानसरोवर है ये क्या है, मीठे पानी की झील है। और इनके यहीं थोड़ा सा उत्तर में क्या है, कैलाश पर्वत जो है स्थित है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न, नाथुला एवं जलेपला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला और जो जलेपला दर्रे हैं वो भारत का जो सिक्किम जो राज्य है उसके अंदर जो है स्थित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस साइड में ये जो नाथुला और जलेपला दर्रे वो क्या है, स्थित है सिक्किम के बिल्कुल जो है उत्तरी साइड। और तिब्बत से व्यापार करने के लिए इन दर्रों को जो है क्रॉस किया जाता है। और कहा जाता है कि प्राचीन जो रेशम मार्ग था वो इन्हीं दर्रों से होकर जो है, उसकी एक शाखा जो है इन्हीं दर्रों से होकर जो है निकलती थी। तो ये सिक्किम के अंदर है। उसके बाद उत्तर भारत का विशाल मैदान किन 3 बृहत नदियों के जलोढ़ निक्षेपों यानी एलुवियल डिपॉजिट द्वारा निर्मित है? हम जानते हैं किसी प्रकार का जो जलोढ़ मैदान होगा वो नदियों द्वारा लाए गए जो अवसाद होते हैं। जब नदियां पर्वतों से नीचे उतरती है तो वो बहुत सारे कंकड़ पत्थर और बहुत सारी मृदा क्या इकट्ठी करके लाती है। और जैसे वो मैदानी भागों में आती है तो वो जो सारा जो अवसाद अपने साथ जो जमा करके लाती है वो सारा जो है उसी मैदानों पर जो है फैला देती है। और इससे जिन संरचनाओं का निर्माण होता है उन्हें बोला जाता है जलोढ़ मैदान। तो भारत के अंदर जो है जलोढ़ मैदान है, जो उत्तर भारत का जैसे विशाल मैदान बोला जाता है, वो 3 नदियों द्वारा निर्मित है। एक तो है गंगा नदी, दूसरी है ब्रह्मपुत्र नदी और तीसरी है सिंधु नदी। यानी गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से जिन मैदान का निर्माण हुआ है उसे बोला जाता है उत्तर भारत का विशाल मैदान। अगला हमारा प्रश्न है दोआब किसे कहते हैं? उत्तरी जो मैदान है उसके 7 प्रसिद्ध दोआब क्या होते हैं? तो सबसे पहले समझ लेते हैं दोआब क्या होते हैं। मान लीजिए एक नदी ये जा रही है और एक नदी जो है ये जा रही है और आगे जाके ये दोनों नदियां क्या है, मिल जाती है। तो ये जो भाग होगा, यहाँ का जो भाग होगा, बीच का जो ये क्षेत्र होगा, 2 नदियों के मिलने से पहले का जो उनके मध्य का जो क्षेत्र होता है उसको क्या बोला जाता है? उसको कहा जाता है दोआब। यानी दोआब, आब का मतलब ऐसे भी क्या है, जल होता है, यानी कि 2 जो नदियों के बीच का क्षेत्र जो है दोआब कहलाता है। अब जो उत्तर भारत है उसके अंदर जो है बहुत सारे दोआब जो है बने, मुख्यतः जो है 7 दोआब बने हैं, जिसमें से 6 अभी भी है और एक का अस्तित्व जो है समाप्त हो गया। ये 7 दोआब कौन कौन से हैं? ये आपकी है सिंधु नदी, इधर ये आपकी है सिंधु नदी और इसके अंदर एक नदी आके मिलती है झेलम नदी। तो जो सिंधु और झेलम जो नदी है इन दोनों के बीच जो दोआब स्थित है उसका क्या नाम है? सिंधु सागर दोआब, सिंधु व झेलम नदियों के बीच। उसके बाद जो है चिनाब नदी, ये जो नदी है चिनाब नदी, तो झेलम और चिनाब नदी के बीच जो दोआब स्थित है उसको बोला जाता है छाछ दोआब। और इसके बाद जो चिनाब के बाद जो है रावी नदी, इधर जो है रावी नदी है, यहाँ आकर इसमें मिलती है, ये बेसिकली चिनाब ही नदी है। तो इसके बीच जो दोआब है उसको बोला जाता है रेचना दोआब। और उसके बाद जो है बारी दोआब जो रावी और व्यास नदियों के बीच स्थित है। ये रावी नदी है और इधर जो है व्यास नदी जो है आ रही है, तो इनके बीच जो दोआब स्थित है उसको बोला जाता है बारी दोआब। और फिर है विष दोआब जो व्यास और सतलज नदियों के बीच, इधर ये सतलज नदी है और इधर जो है व्यास है, तो इनके बीच जो दोआब स्थित है उसको बोला जाता है विष दोआब, व्यास और सतलज नदियों के बीच। और बाद में है सतलज सरस्वती दोआब। पहले जो है यहाँ से एक सरस्वती नदी भी प्रवाहित होती थी, वर्तमान में इस नदी का अस्तित्व जो है समाप्त हो चुका है। तो वो जो दोआब था उसको क्या बोला जाता था? सतलज सरस्वती दोआब इसको जो है बोला जाता था। और वर्तमान में ये दोआब क्या है, लुप्त हो चुका है। और अंत में जो सबसे बड़ा जो दोआब है वो आपका है गंगा यमुना का दोआब, जो गंगा और यमुना नदी का जो बीच का जो हिस्सा है वहां जो भूमि पाई जाती है उसको बोला जाता है गंगा यमुना का दोआब। तो ये 7 जो है प्रमुख उत्तर भारत के दोआब है।
अगला है विशिष्ट धरातलीय स्वरूप के आधार पर उत्तर का जो विशाल मैदान है उसको जो है किन चार भागों के अंदर बांटा गया है। तो इसको जो है चार भाग कौन कौन से, सबसे पहले बाबर, फिर तराई, फिर बांगुर और खादर। अब इसको समझते हैं। देखिए नदियां क्या है, पर्वतों से नीचे उतरती है। तो जब नदियां पर्वतों से नीचे उतरती है तो भारी मात्रा में उनके साथ क्या होता है, जो जलोढ़ जो है उनके साथ, इन्हीं नदियों के साथ जो है आते रहते हैं। तो पर्वतों पर तो इनकी गति बहुत ज्यादा तीव्र होती है, तो जो भारी जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं वो क्या है, इन्हीं नदियों के साथ जो है आते रहते हैं। और बाद में जैसे ये नदी स्थल भाग में प्रवेश करती है, यानी मैदानी भागों के अंदर जो है प्रवेश करती है, तो ये जो बड़े बड़े कंकर होते हैं, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, इनमें ये नदियां क्या है, खुद ही क्या है, खो जाती है। यानी बड़े बड़े पत्थरों के अंदर ये नदियां क्या है, स्वयं ही क्या हो जाती है, खो जाती है। तो ये जो स्थलाकृति होती है इसको बोला जाता है भाबर। यानी वह स्थान जहां पर नदियां अपने द्वारा लाए गए जो जलोढ़ निक्षेप होते हैं उन्हीं के अंदर लुप्त हो जाती है, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है भाबर। उसके बाद जो दूसरा जो भाग आता है उसको बोला जाता है तराई। तराई की क्या विशेषता होती है कि जो नदियां इस भाबर के अंदर लुप्त हो गई थी, वो जिस स्थान पर जो है वापस से निकलती है, यानी ये बड़े पत्थर यहीं जमा हो गए, बाद में नदियां क्या है, जब साफ भाग आता है 8 से 16 किलोमीटर के बाद जो साफ भाग आता है, वहां पर ये नदियां क्या है, पुनः जो स्थल भाग पर आ जाती हैं। तो ये जो भाग कहलाता है इसे बोलते हैं तराई। और इसकी क्या विशेषता होती है कि यहाँ पर जो है सर्वाधिक जो है जैव विविधता इस क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। ये लगभग जो है 20 से 25 किलोमीटर चौड़ी ये पट्टी होती है। और ये जो भाबर है ये शिवालिक के पर्वत पदों के अंदर, यानी ये शिवालिक और इसके चरणों के अंदर ये स्थित होते हैं। इसके बाद जैसे जैसे नदी आगे बढ़ती है तो कुछ तो होती है उच्च भूमि। ये जो उच्च भूमि होती है जहां क्या है, जो बाढ़ का जो पानी होता है वो हर साल जो है नहीं पहुंच पाता, तो इन्हें बोला जाता है बांगर। और बांगर की क्या विशेषता होती है कि यहाँ पर कुछ ऐसी संरचनाएं पाई जाती हैं जैसे कि भूड, और इसके अलावा रेह या कल्लर। भूड क्या होता है कि जब नदियां जो है जाती है मैदानी इलाकों में, तो मृदा की जो ऊपरी परत है उसका क्या कर देती है, अपर्दन कर देती है, और इससे जो है चट्टानी जो मृदा वो क्या है, रह जाती है। यानी ऊपर की जो मुलायम मृदा है उसका तो अपर्दन कर दिया, तो बीच में क्या रहेगी, जो चट्टानी जो पदार्थ जो रह जाते हैं, जो छोटे छोटे चट्टाने रह जाती हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, भूड बोला जाता है। और रेह कलर क्या होता है कि जब किसी स्थान पर बहुत ज्यादा सिंचाई की जाती है तो उसके ऊपर, उस मृदा के ऊपर एक नमक की पतली परत बिछ जाती है, और इसी सफेद परत को क्या बोला जाता है, रेह या कलर बोला जाता है। ये काफी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ये भूड है या रेह है, वो इनमें से चारों ऑप्शन होंगे, भाबर, तराई, बांगर और खादर, इनमें से किस प्रदेश की जो है विशेषता है, तो उसका आंसर हो जाएगा बांगर। अगला आपका आता है, नदी जब आगे बढ़ती है, दूसरा जो प्रदेश है वो है खादर। खादर की क्या विशेषता होती है कि यहाँ जो नदियों द्वारा नदियों का जो बाढ़ का पानी है वो क्या है, प्रतिवर्ष यहाँ पर जो है पहुंच जाता है। इस कारण ये जो खादर होते हैं ये बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होते हैं, और इन खादर को जो है पंजाब के अंदर बेट कहा जाता है। तो ये चार जो है संरचनाएं जो है, नदियां जब पर्वतों से उतरती है और मैदानी भागों में प्रवेश करती है, तो ये चार प्रकार की संरचनाएं जो है बनती है, भाबर, तराई, बांगर और खादर। और जो खादर होता है वो बहुत ज्यादा जो है उपजाऊ होता है। अगला हमारा प्रश्न है, प्रायद्वीपीय पठार के विस्तार को सीमांकित कीजिए। प्रायद्वीपीय पठार की अगर अपने बात करें तो इसका जो विस्तार है ये क्या है, एक लावा निर्मित पठार है। यह उत्तर में जो अरावली और विंध्यन पहाड़ियां हैं, पश्चिम के अंदर अपने बात करें जो गिर पहाड़ियां हैं, फिर यहाँ से होते हैं बुंदेलखंड, बहेलखंड, और यहाँ होते हैं पूर्व में जो राजमहल के जो पहाड़ियां हैं, दक्षिण के अंदर जो इलायची की पहाड़ियां, उनको सम्मिलित करते हुए पूर्वी घाट, और इधर जो है पश्चिमी घाट है इनका, और इधर एक कार्बी एंग्लों का पठार है, उसको भी शामिल कर लें तो ये जो सारा हिस्सा होता है, यानी उत्तर में अरावली से लेकर दक्षिण के अंदर जो आपकी इलायची की पहाड़ियां, पूर्व के अंदर गिर की पहाड़ियों से लेकर राजमहल की पहाड़ियां, और उत्तर पूर्व के अंदर आपका जो कार्बी एंग्लों का पठार है, तो ये सारी जो विशेषताएं वो क्या है, प्रायद्वीपीय पठार की, यानी ये जो सारी जो सीमा ये क्या है, प्रायद्वीपीय पठार की है। आगे है, प्रायद्वीपीय पठार को तीन प्रमुख भाग जो है कौन कौन से, यानी प्रायद्वीपीय पठार को जो है भारत का सबसे बड़ा अगर भौगोलिक खंड की बात की जाए तो वो आपका होगा प्रायद्वीपीय पठार। तो इसको जो है तीन भागों में बांटा गया है। सबसे पहले दक्कन का पठार, जो सतपुड़ा श्रेणी जो
पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है, इनके जो बीच का हिस्सा है वो क्या कहलाता है, दक्कन का पठार कहा जाता है। मध्य उच्च भूमि, यहाँ अरावली है, विंध्यन है, सतपुड़ा है और जो राजमहल की पहाड़ियां हैं, और इसके बीच में जो बुंदेलखंड, बहेलखंड, जो मालवा का पठार है, ये जो भूमि कहलाती है इसको बोला जाता है मध्य उच्च भूमि। और तीसरा होता है उत्तर पूर्वी पठार। ये जो यहाँ पर जो असम के अंदर कुछ जो है असम की जो पहाड़ियां हैं, जो मेघालय की जो पहाड़ियां हैं, जो गारो खासी जयंती है, इनमें ये माना जाता है कि ये जो है इसी जो प्रायद्वीपीय पठार है इसी का भाग है। तो इस प्रकार जो प्रायद्वीपीय पठार को 3 भागों में बांट दिया, दक्कन का पठार, मध्य उच्च भूमि और तीसरा आपका आता है उत्तर पूर्वी पठार। आगे है दक्षिण भारत यानी प्रायद्वीपीय जो पठार है इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो प्रायद्वीपीय पठार है या दक्षिण भारत है उसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम है अनायमुडी, जो कौन सी पर्वत श्रेणी के अंदर स्थित है, अन्नामलाई। अन्नामलाई पर्वत श्रेणी के अंदर जो है स्थित है। इसकी जो ऊंचाई है वो 2695 मीटर है और ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जो कौन से राज्य में स्थित है, केरल के अंदर। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर। पश्चिमी घाट के 3 प्रमुख दर्रों के नाम लिखिए। ये जो पश्चिमी घाट का एरिया है यहाँ पर जो है मुख्यतः 3 जो है दर्रे पाए जाते हैं। वो कौन कौन से है, सबसे पहला है आपका है थार घाट, उसके बाद भोर घाट और फिर जो है पार घाट। ये 3 दर्रे जो है पाए जाते हैं। हमें पता है यहाँ जो है सह्याद्री पर्वतमाला जो है पाई जाती है और इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए जो है यहाँ पर जो है 3 दर्रे प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। सबसे उत्तर में कौन सा है, थार घाट। ये क्या करता है, ये मुंबई को जो है नासिक से जोड़ता है, मुंबई को नासिक से जोड़ता है। दूसरा है भोर घाट, ये जो है मुंबई को पुणे के साथ जो है जोड़ता है। और तीसरा है पाल घाट, ये जो है जो केरल जो राज्य है उसको जो है तमिलनाडु के साथ जो है जोड़ता है, कोयम्बटूर के साथ जो है जोड़ता है। तो ये 3 प्रमुख जो है दर्रे पश्चिमी जो पर्वतमाला है या जैसे पश्चिमी घाट पे बोला जाता है, यहाँ पर ये क्या है पाए जाते हैं। ये तो क्रम था उत्तर से दक्षिण, यानी सबसे ऊपर थार घाट, फिर भोर घाट और फिर क्या है पार घाट। लेकिन अगर प्रश्न आए ऊंचाई के अनुसार, ऊंचाई के अनुसार पूछा जाए तो सबसे पहले आपका थार घाट, दूसरे नंबर पर आएगा पाल घाट और तीसरे पर आएगा आपका भोर घाट। ये हो गया इनका ऊंचाई के अनुसार क्रम। और उत्तर से दक्षिण थार घाट, भोर घाट और पाल घाट। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में थार के मरुस्थल का विस्तार किन 4 राज्यों में। हम जानते हैं कि थार का मरुस्थल भारत के 6 भौगोलिक खंडों में से एक है। ये कुल जो है 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर जो है फैला हुआ है। इसका जो विस्तार है लगभग 60%, तो ये इसका जो विस्तार है वो राजस्थान के अंदर ही पाया जाता है। उसके अलावा कुछ हिस्सा इसका गुजरात के अंदर, कुछ हरियाणा के अंदर, कुछ जो है पंजाब के अंदर। तो इन 4 राज्यों के अंदर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और पंजाब के अंदर जो थार का जो मरुस्थल है वो क्या है पाया जाता है। इसके अलावा इसका कुछ भाग पाकिस्तान में भी पाया जाता है, जहां इसे क्या नाम दिया गया है, चोलिस्तान इसको जो है कहा जाता है। और इसकी विशेषता क्या है कि ये पूरे विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल है, यानी और किसी भी मरुस्थल में इतनी ज्यादा जनसंख्या नहीं रहती जितनी क्या है थार के मरुस्थल के अंदर रहती है। और वर्तमान में इंदिरा गांधी नहर के कारण तो इसका जो है एक तरह से कायाकल्प ही हो गया है। अगला प्रश्न है, थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के बालुका स्तूपों के नाम लिखिए। थार का जो मरुस्थल है वहां अनेक प्रकार के जो बालुका स्तूप पाए जाते हैं। बालुका स्तूप यानी मिट्टी के टीले जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। तो उनमें सबसे जो प्रसिद्ध हुआ बरखान, या जिन्हें अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप भी कहा जाता है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं यहाँ पर आप देख होंगे, ये क्या है, चांद के समान जो है, अर्ध चांद के समान जो है बालुका स्तूप बन रहे हैं। तो इन्हें क्या बोला जाता है, बरखान या अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप कहा जाता है। इसके बाद है पवनानुवर्ती या इनको जो है रेखीय बालुका स्तूप भी कहा जाता है। ये जो हवा की दिशा है उसके जो है समांतर पर बनते हैं। और उसके बाद है पवन विमुखी बालुका स्तूप, इन्हें अनुप्रस्थ बालुका स्तूप भी कहा जाता है। ये हवा की दिशा के समकोण पर जो है बनते हैं। ये आप देख रहे होंगे कि इधर से आवाज आ रही है और बिल्कुल इसके जो है समकोण पर इन टीलों का जो है निर्माण हुआ है। और इसके बाद है शीत बालुका स्तूप वो होते हैं कि जब ये बरखान जो बालुका स्तूप होते हैं इनमें से हवा एक तरफ चलने लग जाए और इनके आकृति कुछ ऐसे बन जाए, यानी एक तरफ से इनके क्या है जो भुजा वो क्या है ज्यादा लंबी हो जाए, तो उसको क्या बोला जाता है, शीत बालुका स्तूप। और अंत में है तारा बालुका स्तूप।
जो तारे के समान, जिनकी जो है ऊपर से देखने पर इनकी आकृति जो है तारे के समान हो जाती है, तो उनको जो है तारानुमा बालू का स्तूप कहा जाता है। एक और प्रकार के जो है बालू का स्तूप होते हैं जिनको बोला जाता है पैराबोलिक बालू का स्तूप। पैराबोलिक बालू का स्तूप। ये जो बालू का स्तूप होते हैं, ये जो मरुस्थल के अंदर जो वनस्पतियां होती हैं, चाहे वो पेड़ हो या कुछ छोटी घास हो, तो उनकी तरफ जो है मिट्टी के जमने से इन पैराबोलिक बालू का स्तूपों का निर्माण हुआ। तो ये कुछ मुख्य बालू का स्तूप है जो थार के रेगिस्तान के अंदर जो है पाए जाते हैं। अगला है भारत के तटीय मैदानों को किन भागों में बांटा गया है। हम जानते हैं कि भारत के तटीय मैदान है उसको मुख्यतः जो है दो भागों के अंदर बांटा गया है। ये दो भाग कौन से, पश्चिमी तटीय मैदान और दूसरा है पूर्वी तटीय मैदान। इस चित्र के माध्यम से अपने करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पश्चिमी तटीय मैदान की। ये जो मैदान है यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये कहलाते हैं पश्चिमी तटीय मैदान, और इधर से लेकर इधर तक के जो मैदान है वो कहलाते हैं पूर्वी तटीय मैदान। जो पश्चिमी तटीय मैदान है इसको जो है चार भागों में बांटा गया है। सबसे पहले है काठियावाड़ तट। इसका विस्तार कहां से है, यहाँ जो कच्छ की खाड़ी है यहाँ से लेकर इधर जो खंबात की खाड़ी है यहाँ तक का जो ये जो हिस्सा है, ये जो तटीय जो हिस्सा है, इसको बोला जाता है काठियावाड़ का तट। उसके बाद यानी यहाँ खंबात की खाड़ी आ गई, इधर जो है कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी से लेकर और ये जो पूरा हिस्सा है गोवा तक का जो हिस्सा है इसको बोला जाता है कोंकण तट। यानी खंबात की खाड़ी से लेकर गोवा तक का हिस्सा जो है कोंकण तट कहलाता है। फिर गोवा से मंगलोर तक का हिस्सा जो है इसको बोला जाता है कन्नड़ तट। गोवा से मंगलोर तक का, फिर मंगलोर से जो कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी या कुमारी अंतरिम है, यहाँ तक का जो हिस्सा है इसको बोला जाता है मालाबार जो है तट बोला जाता है। फिर कन्याकुमारी से जो गोदावरी नदी का डेल्टा है यहाँ तक का ये जो क्षेत्र है, ये जो भाग है, जो पूर्वी जो मैदानी प्रदेश है उसका भाग है, इसको बोला जाता है कोरोमंडल तट। और इसकी विशेषता हम जानते हैं कि ये एकमात्र भारत का तट है जो क्या है उत्तर पूर्वी मानसून है उससे क्या है वर्षा प्राप्त करता है। और उसके बाद आपका आता है उत्तरी सरकार तट, जो गोदावरी नदी डेल्टा से लेकर और यहाँ पर आपका जो कोलकाता है यहाँ तक ये क्या है पाया जाता है। तो ये चार प्रमुख जो है, दो प्रमुख भाग है और उसके बाद जो है चार इधर उप भाग है और दो जो है इधर भाग। एक आपने नाम सुना होगा उत्कल तट। ये जो तट है ये उड़ीसा के आसपास का जो उत्तरी सरकार का तट है उसको क्या बोला जाता है उत्कल तट। और इसके अलावा एक काकीनाडा तट भी बोला जाता है, जो आपका तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो सीमा क्षेत्र है इसके आसपास का जो तट है उसको क्या है काकीनाडा तट भी बोला जाता है। तो इस प्रकार जो है ये चार भाग थे। पश्चिमी तटीय मैदानों में काठियावाड़ या सौराष्ट्र तट, इसके बाद कोंकण तट, कन्नड़ तट और मालाबार तट, और उसके बाद पूर्वी तटीय मैदानों के उत्तरी सरकार तट और उसके बाद जो है कोरोमंडल तट। आगे हमारा प्रश्न है अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह को कौन सा डिग्री चैनल प्रदान करता है। हम जानते हैं कि भारत के दो द्वीप समूह है, एक तो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दूसरा जो है लक्षद्वीप समूह। अंडमान निकोबार की बात करें तो अंडमान जो द्वीप समूह है उसको चार भागों में बांटते हैं, उत्तरी अंडमान, नॉर्थ अंडमान, मध्य अंडमान, मिडिल जो अंडमान है, उसके बाद जो है साउथ अंडमान, और उसके बाद जो बात आती है वो आपकी आती है लिटिल अंडमान की, लिटिल अंडमान। और इसके नीचे जो है कार निकोबार और कार निकोबार के नीचे जो है इधर दक्षिण में आपका आ जाएगा बृहद या महान निकोबार, ग्रेट निकोबार। तो ये छह भागों के अंदर बांटते हैं। चार भागों में तो आपके आगे जो अंडमान के भाग और दो भाग आगे कार निकोबार और महान निकोबार आगे निकोबार के भाग। तो इसमें जो ये लिटिल अंडमान है और इधर जो कार निकोबार है, इन दोनों के जो बीच का जो क्षेत्र है उसको बोला जाता है 10 डिग्री चैनल। यानी यहाँ से जो 10 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रेखा है वो क्या है यहाँ से गुजरती है। तो और वास्तव में ये क्या है जो अंडमान का भाग और दक्षिण में जो निकोबार का भाग है, इन दोनों को जो है ये 10 डिग्री चैनल जो है अलग करता है। और विस्तृत देखें तो अंडमान का कौन सा भाग लिटिल अंडमान और निकोबार का कार निकोबार, इन दोनों को अलग करने वाला चैनल कौन सा है 10 डिग्री चैनल। अगला हमारा प्रश्न है अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो माउंट सैंडल पीक जो है अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जो क्या है उत्तरी अंडमान में। अभी जो आपने बात की थी
ये जो अंडमान है, जो उत्तरी अंडमान है, इसके अंदर ये चोटी क्या है, स्थित है। इस चोटी की जो ऊंचाई है वो क्या है, 738 मीटर है, जो उत्तरी अंडमान के अंदर स्थित जो है सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। और आगे प्रश्न है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी तथा दो शुष्क ज्वालामुखी जो है कहां पर स्थित है। तो हम जानते हैं कि भारत की मुख्य भूमि पर अभी कोई जो है सक्रिय ज्वालामुखी स्थित नहीं है। भारत का जो अंडमान निकोबार है वहां का एक द्वीप है बैरन द्वीप, जो मध्य अंडमान है उसी के पास जो है स्थित है। और हम जानते हैं कि जो मध्य अंडमान है ये भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। ये भी आप जो है ध्यान में रखेंगे, भारत का सबसे बड़ा द्वीप। तो जो मध्य अंडमान है उसके पास ये एक द्वीप स्थित है बैरन द्वीप, जिस पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। और सक्रिय ज्वालामुखी हमने पढ़ा है कि ऐसे ज्वालामुखी जिनसे निरंतर लावा, विखंडित पदार्थ और जलवाष्प आदि निकलते रहे तो उनको क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी बोलते हैं। इसके अलावा भारत में दो शुष्क ज्वालामुखी भी स्थित है, जो क्या है, नारकोंडम द्वीप, जो इसी जो अंडमान है इसी के अंदर जो है स्थित है। तो उस पर भी ये क्या है, पाए जाते हैं, जहां पर जो है दो शुष्क ज्वालामुखी जो भारत के पाए जाते हैं। और ये दोनों द्वीप हम जानते हैं जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसी के क्या है, भाग है। और अंतिम क्वेश्चन आज का हमारा, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है। तो कवरत्ती जो है लक्षद्वीप की राजधानी है। लक्षद्वीप बेसिकली जो 36 द्वीपों का समूह है, जिस पर जो है 11 पर मानव अधिवास है। यह भारत का सबसे छोटा, यानी 32 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ भारत का सबसे छोटा जो है ज्वालामुखी है, सबसे छोटा द्वीप जो केंद्र शासित प्रदेश है। और यहाँ अगर बात करें इसके निर्माण की, तो ये जो द्वीप है ये प्रवाल जो जीव होते हैं, यानी जो मूंगा जो होते हैं उनके कंकालों से बना हुआ द्वीप है, यानी ये क्या है, प्रवाल प्रकार का ये द्वीप है। तो इस प्रकार जो है हमने आज जो है 20 प्रश्नों पर चर्चा की। आगे के जो प्रश्न है उन पर चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जय हिंद, जय भारत।